लास्ट क्लास में हमने प्रोपोर्शनल काउंटर का अध्ययन किया था। नेक्स्ट टॉपिक है अपना जीएम काउंटर। जीएम काउंटर जो है, जो अपना आयोनाइजेशन चैम्बर था, जिसमें किसी आयनकारी कण के द्वारा आयनन किया जाता है, यदि वह चैम्बर रीजन नंबर 5 में वर्क करें, अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू इतनी रहे कि वह रीजन नंबर 5 में वर्क करें, जो हमने करंट और वोल्टेज का ग्राफ बनाया था और उसको हमने 6 भागों में डिवाइड किया था। उसमें से यदि काउंटर रीजन नंबर 5 में वर्क करें तो उस समय उसको हम जीएम काउंटर कहते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि जीएम काउंटर की बनावट कैसी है। यहाँ जीएम काउंटर का ये फिगर दिया हुआ है। इस जीएम काउंटर में एक बेलनाकार नलिका होती है। ये जो बेलनाकार नलिका है और इसके अक्ष के अनुदिश धातु का बहुत ही पतला वायर जैसे टंगस्टन का लगा होता है और यह वायर एनोड का कार्य करता है। इसके चारों तरफ कोएक्सियल एक तांबे की बनी बेलनाकार नलिका होती है। कई बार यह धातु की नली कांच की नली के अंदर भी रखी जाती है। ये जो बेलनाकार नलिका है, ये कैथोड का कार्य करती है और इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में, एनोड और कैथोड के बीच में लगभग अप्लाइड वोल्टेज जो है उसकी वैल्यू 800 से लेकर के 2000 वोल्ट के बीच रहती है और इतनी हाई वोल्टेज पर एनोड वायर के निकट प्रबल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये तो थी इसकी बनावट। साथ ही इसके अंदर होता क्या क्या है कि इसमें इस नली के अंदर जो गैस भरी है वह गैस है 90% तो ऑर्गन है और 10% उसमें इथाइल एल्कोहल क्विंचिंग एजेंट का मिश्रण भरा होता है। अब क्विंचिंग एजेंट क्या है इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन जिन का मिश्रण है उसमें 90% ऑर्गन है और 10% इथाइल एल्कोहल क्विंचिंग एजेंट है। और जिस प्रेशर पर यह भरी हुई है वो है 2 से 10 सेंटीमीटर मरकरी दाब की तुल्य। जब लो पेनिट्रेटिंग पावर वाले अल्फा कण या बीटा कणों के संसूचन के लिए इसमें बहुत पतली अब्रक की पन्नी या सेलफोन या कांच की खिड़की नली पर लगा दी जाती है, जहां से आयनकारी कण इसमें प्रवेश करते हैं और गैस का आयनन प्रारंभ कर देते हैं। यदि अपने पास स्लो अल्फा पार्टिकल की जगह तीव्र बीटा कणों के संसूचन के लिए इसको काम में लेना हो तो फिर कैथोड के रूप में तांबे की नली लेने के बजाय कार्बन की पतली सतह कांच के अंतःपृष्ठ पर लेपित कर कैथोड प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के जो काउंटर होते हैं, उन काउंटर में जो बीटा पार्टिकल है वो सभी डायरेक्शन में प्रवेश कर सकते हैं।
जब अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू 800 से लेकर के 200 वोल्टेज तक रहती है तो आयनन कोष्ठ में आयनकारी कण के द्वारा उत्पन्न स्पंद धारा की वैल्यू या उत्पन्न स्पंद धारा रेजिस्टेंस R के सिरों के बीच वोल्टेज पल्स उत्पन्न करती है और इस वोल्टेज पल्स को हम एम्पलीफाई करके इलेक्ट्रॉनिक काउंटर द्वारा इसका मेजरमेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट है अपना इसका सिद्धांत कि जब सिद्धांत में क्या है कि जब गणित्र गाइगर क्षेत्र में संचालन करता है, रीजन नंबर 5 में जब ये काम कर रहा होता है तो आयनन कोष्ठ में आयनकारी कण के प्रवेश करने पर गैस का प्राथमिक आयनन होता है और प्राथमिक आयनन में उत्पन्न इलेक्ट्रॉन और धनायन, इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर गति करते हैं और धनायन कैथोड की ओर गति करते हैं, अर्थात अपोजिट डायरेक्शन में गति करते हैं। लेकिन हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एनोड की ओर गतिशील जो इलेक्ट्रॉन है वो एसिलरेट होकर के गैस के परमाणुओं से लगातार टक्कर करके सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करते हैं, जिसको हम एवलांस प्रोसेस कहते हैं। चूंकि इसमें अप्लाइड वोल्टेज इतनी हाई है कि ये जो द्वितीयक इलेक्ट्रॉन है ये फिर से एसिलरेट होकर के और अधिक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करते हैं, अर्थात जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है वो बहुत ही तीव्र होता है और जिसके कारण ये जो एवलांस प्रोसेस है ये संपूर्ण एनोड के अनुदिश फैल जाता है, जिसके कारण आयनन कोष्ठ में एक बड़ी स्पंद धारा उत्पन्न होती है जो आयनकारी कण के द्वारा उत्पन्न आयन युग्मों की संख्या पर निर्भर नहीं करती है। जैसे प्रोपोर्शनल काउंटर में तो निर्भर कर रही थी, प्रोपोर्शनल थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अब लेते हैं कि क्विंचिंग प्रोसेस क्या है। जैसे हमने 10% मटेरियल के रूप में इथाइल एल्कोहल लिया था, वो क्यों लिया था आपने? उसका रीज़न यह है कि अब तक हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण एवलांस प्रोसेस किस प्रकार से उत्पन्न होता है उसी को देखा। हमने उस प्रोसेस में अभी तक धनात्मक आयन को नहीं लिया था, लेकिन अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू अब इतनी है कि वह धनात्मक आयन भी अप्लाइड वोल्टेज से एसिलरेट होकर के इस एवलांस प्रोसेस में अपनी भागीदारी करता है। और वो कैसे करता है वो देखते हैं कि जब धनात्मक आयन कैथोड की ओर गति करते हैं तो उनका द्रव्यमान बहुत अधिक तथा वेग कम होने के कारण एवलांस में इनका प्रभाव नगण्य होता है, परंतु ये मंद गति से गतिशील धनायन भी जब कैथोड से टकराएंगे तो कैथोड से टकरा करके इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करते हैं और ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन पुनः एवलांस प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, जिससे धारा स्पंद की लंबाई समय के साथ बढ़ती जाती है, रुकती नहीं है, करंट बढ़ती ही जाएगी और लास्ट में करंट की वैल्यू इतनी हो जाएगी कि उसका सतत विद्युत विसर्जन हो जाता है, यानी करंट स्पार्किंग के रूप में फ्लो होती है। इस वजह से यदि आयनकारी कण कौन से, जो पहला आयनकारी कण प्रवेश किया उसके बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा, इस कारण यदि आयनकारी कण
आयनन कोष्ठ में तेजी से प्रवेश करें तो उनका डिटेक्शन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अभी तो पहले आयनकारी कण के कारण फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू ही हम देख रहे हैं या हमें मिल रही है। अतः इस जीएम काउंटर के द्वारा क्रमागत आयनकारी कणों का डिटेक्शन किया जा सके, इसके लिए ज़रूरी है कि जो विसर्जन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था उसके आरंभ होने के तुरंत पश्चात काउंटर का अपनी प्रारंभिक स्थिति में आना अति आवश्यक है। यदि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आएगा तो फिर यदि कोई आयनकारी कण प्रवेश करता है तो उसका डिटेक्शन काउंटर के द्वारा नहीं किया जा सकता। या दूसरे शब्दों में कहें तो विसर्जन स्थायी न होकर के अल्पकालिक होना चाहिए, ताकि गणित्र सुग्राही हो तथा इसका विभेदन काल जो था रिजॉल्विंग टाइम वो न्यूनतम हो। तो हमने अभी यहाँ देखा कि यदि जीएम काउंटर के द्वारा क्रमागत आयनकारी कणों का डिटेक्शन करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि विसर्जन प्रोसेस खत्म हो, जल्दी ही समाप्त हो। तो उस विसर्जन प्रोसेस की समाप्ति की जो क्रिया है या विसर्जन समाप्ति की जो क्रिया है वो क्विंचिंग प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है? वह क्विंचिंग प्रोसेस कहलाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो क्विंचिंग प्रोसेस है ये कितने समय में पूर्ण हो जाना चाहिए, या दूसरा आयनकारी कण कब प्रवेश करे कि उसको जीएम काउंटर के द्वारा डिटेक्ट किया जा सके। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो धन आयन है वो कैथोड की ओर गति करते हैं और धन आयन कैथोड तक पहुँचने में लगभग 100 माइक्रोसेकंड का समय लेता है। यदि इस समय में कोई दूसरा आयनकारी कण प्रवेश करता है तो वह उसका डिटेक्शन करने में यह काउंटर असमर्थ होता है। क्यों? क्योंकि इस समय अंतराल में एनोड पर इलेक्ट्रॉन के एवलांस के संग्रहण के कारण इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बहुत कम हो जाता है और इस टाइम को हम जो 100 माइक्रोसेकंड हमने लिया है कि धन आयन को कैथोड तक पहुंचने में कितना समय लगा, उसको हम काउंटर का डेड टाइम विश्रांति काल कहते हैं, टीडी। इस समय अंतराल के बाद भी गणित्र अपनी वापस प्रारंभिक अवस्था में पहुंचने में लगभग 100 माइक्रोसेकंड और ले लेता है और इस टाइम को कहते हैं रिकवरी टाइम, TR से लिखा है। यदि इस डेड टाइम और रिकवरी टाइम को ऐड कर दिया जाए तो वो कहलाता है पैरालिसिस टाइम, पक्षाघात टाइम। कहने का अर्थ यह है कि गणित्र में या गणित्र दूसरे आयनकारी कण के लिए तभी रेस्पॉन्स करेगा जबकि वह पैरालिसिस टाइम के बाद में उसमें प्रवेश करे। यदि इस टाइम के पहले ही प्रवेश कर गया तो फिर जीएम काउंटर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। साधारणतया जीएम काउंटर में इस पैरालिसिस टाइम को कम करने के लिए
सेल्फ क्विंचिंग मेथड का उपयोग किया जाता है और इस मेथड में इथाइल एल्कोहल को क्विंचिंग एजेंट के रूप में काम में लेते हैं। अब के क्या प्रोसेस है क्विंचिंग प्रोसेस? वो प्रोसेस ये है कि जब कैथोड की ओर गति कर रहे ऑर्गन के आयन रास्ते में कैथोड की ओर जाते वक्त एल्कोहल के अणुओं से टकरा करके एक इलेक्ट्रॉन अवशोषित करते हैं, यानी ऑर्गन धन आयन ये टक्कर करेंगे इथाइल एल्कोहल के पार्टिकल से और टक्कर करके एक इलेक्ट्रॉन का अवशोषण कर लेते हैं और पराबैंगनी फोटोन का उत्सर्जन कर उदासीन बन जाते हैं। यानी ऑर्गन धनायन तो उदासीन बन गया और पराबैंगनी फोटोन का इसने उत्सर्जन कर दिया और इसकी वजह से ये ऑर्गन के धनायन कैथोड तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि बीच में ही इनकी एल्कोहल के पार्टिकल से टक्कर हो गई। ये जो पराबैंगनी फोटोन हैं जो अभी उत्सर्जित हुए हैं, इन पराबैंगनी फोटोन का एल्कोहल अणु वापस अवशोषण कर लेते हैं। चूंकि इथाइल एल्कोहल का आयनन विभव ऑर्गन गैस की तुलना में कम होता है, इसलिए इथाइल एल्कोहल के अणु इलेक्ट्रॉन मुक्त करके धन आयन में परिणत हो जाते हैं। इथाइल एल्कोहल के जो अणु हैं वो इलेक्ट्रॉन फ्री करके धन आयन में परिवर्तित हो जाते हैं और ये एल्कोहल के धन आयन कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेकर के एक्साइटेड अणु में बदल जाते हैं और ये एक्साइटेड अणु फोटोन उत्सर्जन की अपेक्षा सेल्फ डिसोसिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेकेंडरी एवलांस प्रारंभ नहीं हो पाता और जब सेकेंडरी एवलांस प्रारंभ नहीं होगा तो फिर क्विंचिंग प्रोसेस भी लंबा नहीं चलेगा। आगे लेते हैं कि समनकारी गैस में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। उनमें पहली विशेषता है कि आयनन कोष्ठ में भरी गैस के आयनन विभव की तुलना में समनकारी गैस का आयनन विभव कम होना चाहिए ताकि सेकेंडरी एवलांस प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो। समन कारक के अवशोषण वर्णक्रम में पराबैंगनी बैंड विस्तृत एवं प्रबल होना चाहिए। थर्ड है, जब समन कारक उत्तेजित अवस्था में हो तो फोटोन उत्सर्जन द्वारा डी एक्साइटेड होने की अपेक्षा उसमें सेल्फ डिसोसिएट होने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसका अभिलाक्षणिक वक्र। अभिलाक्षणिक वक्र में यहाँ फिगर नंबर 7.12 दिया है। एक तरफ काउंटिंग रेट है, एक तरफ एप्लाइड वोल्टेज। इसमें लगभग जब एप्लाइड वोल्टेज 800 से लेकर के 1000 वोल्ट तक रहती है तो उस समय जीएम काउंटर की काउंटिंग रेट लगभग कांस्टेंट रहती है और काउंटिंग रेट लगभग कांस्टेंट रहे इसलिए इस वक्र का जो स्लोप है वो लगभग 5% पर 100 वोल्ट रहना चाहिए। यदि इससे अधिक हो गया तो फिर गणित्र का उपयोग करने के लिए ऑपरेटिंग वोल्टेज प्लेटो क्षेत्र के मध्य बिंदु पर लेते हैं। ये सामान्य
जो काउंटिंग रेट कांस्टेंट है वहाँ से प्लेटो रीजन जो कहलाता है, इसका स्लोप किस प्रकार से निकाला जाए, इसका फॉर्मूला यहाँ पर दिया है। तो ये ज़्यादा कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट है इसमें एफिशिएंसी ऑफ ए काउंटर। एफिशिएंसी ऑफ ए काउंटर, जितने आयनकारी कण काउंटर में प्रवेश हुए उनमें से कितने कणों किस या कितने कणों को प्रति सेकंड ऑब्जर्व कर लिया गया है, डिटेक्ट कर लिया गया है, उनका जो रेशियो है वो गणित्र की दक्षता कहलाती। इसको ईटा से लिखा है। या स्मॉल एन जो है वो काउंट किए गए पार्टिकल हैं और कैपिटल एन जो है वो कितने पार्टिकल ने काउंटर में प्रवेश किए उनकी संख्या है। इन दोनों के रेशियो से काउंटर की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। फिर है गणन दक्षता, और गणन दक्षता की डेफिनेशन है कि जब किसी गणित्र में आयनकारी कण के द्वारा कम से कम एक आयन युग्म उत्पादित हो तो उस स्थिति में गणित्र के द्वारा गणन करने की क्षमता गणन दक्षता कहलाती। फॉर्मूला दिया है, गणन दक्षता इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर SLP। एस यहाँ पर स्पेसिफिक आयनन है गैस का, पी गैस का प्रेशर है और एल आयन कारक द्वारा कोष्ठ में चली गई दूरी है। नेक्स्ट है पैरालाइसिस टाइम एंड रियल काउंट्स। इसमें माना कि गणित्र का जो पैरालाइसिस टाइम है वो टो है, यानी वह टाइम जिसमें ये किसी कण को डिटेक्ट नहीं कर पाता है दूसरे कण को, अर्थात टी समय के लिए गणित्र अक्रियाशील रहता है। यदि प्रति मिनट कैपिटल एन आयनकारी कणों के प्रवेश करने पर गणित्र द्वारा एन गणन संख्या प्रति मिनट होती है, तो एक जो को पार्टिकल को जब काउंट करता है तो टो समय के लिए वह अक्रियाशील रहता है। तो एन पार्टिकल को काउंट करने में वह एन टो समय के लिए अक्रियाशील रहेगा, और जब एन टो समय के लिए अक्रियाशील रहेगा प्रति मिनट, तो प्रेक्षित नहीं होने वाले गणनों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, कैपिटल एन इंटू स्मॉल एन इंटू टो। वो ये रही, ये रहेगी टोटल कितने प्रवेश किए माइनस कितने काउंट कर लिए गए, उन दोनों को इक्वलेंट। इसको सोल्व करके जब एफिशिएंसी निकालते हैं वापस, तो वो आती है 1 माइनस स्मॉल एन टो। यहाँ से देखें तो गणित्र की दक्षता जो है वो प्रेक्षित गणन दर स्मॉल एन और पक्षाघात टाइम टो पर निर्भर करती है। नेक्स्ट आता है जीएम काउंटर की विशेषताएं। तो जीएम काउंटर के द्वारा अल्फा, बीटा और गामा तथा कॉस्मिक रेज का डिटेक्शन किया जा सकता है। सेकंड है, इस गणित्र में एक इलेक्ट्रॉन आयन युग्म के उत्पादन होने से भी स्पंद वोल्टता प्राप्त हो जाती है। थर्ड, स्पंद वोल्टता की ऊंचाई काफ़ी अधिक होती है, इसलिए इसमें कम एम्प्लीफिकेशन की आवश्यकता होती है। फोर्थ, प्रयुक्त वोल्टता के विस्तृत प्रास के लिए स्पंद वोल्टता की हाइट कांस्टेंट रहती है, इसलिए इसमें पावर सप्लाई से ज़्यादा रेगुलेशन की आवश्यकता नहीं होती। फिफ्थ है, इसमें स्पंद वोल्टता की ऊंचाई आयनकारी कण की प्रकृति तथा ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट है जीएम काउंटर की कमियां। उनमें है आयनकारी कण के प्रवेश के लिए पैरालाइसिस टाइम काफ़ी अधिक होता है, इसलिए इसका उपयोग भी सीमित होता है। सेकंड है, स्पंद वोल्टता की ऊंचाई आयनकारी कण की ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है,
इसलिए गणित्र को आयनकारी कण की ऊर्जा मापन के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। थर्ड, क्विंचिंग प्रोसेस में उपयोग में लाए गए कार्बनिक वाष्प के वियोजन में के कारण इसकी आयु सीमित होती है। इस गणित्र का में पक्षाघात समय बहुत अधिक, लगभग 200 से 250 माइक्रोसेकंड होता है, इसलिए इसको बहुत ही कम उपयोग में लाया जाता है। यह आयनकारी कण की प्रकृति के बारे में कोई सूचना प्रदान नहीं करता कि वह आवेशित है या न्यूट्रल फोटोन है। और लास्ट है, यह न्यूट्रॉन का डिटेक्शन नहीं करता क्योंकि इसमें आयनकारी गुण नहीं होता। तो ये तो हुआ अपना जीएम काउंटर। नेक्स्ट टॉपिक अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।